गाय के मूत्र में। ऐसा कोई भगवान रामकृष्ण भी नहीं है कि जिसका मल और मूत्र इतना पवित्र हो। इसका मल और मूत्र इतना पवित्र है कि बिना यानी पूजा, आप अगर पूजा करेंगे अपने घर में, भले ही आपका वो टाइल्स वाला है, लेकिन आप यानी बाल्टी भर पानी में एक बूंद अगर आपके गोबर की नहीं डालेंगे तो उसको पवित्र नहीं माना जाएगा, शुद्ध नहीं माना जाएगा। अच्छा, मुझे एक सवाल आया है, जब आपने कहा कि गाय का मूत्र और गाय का गोबर बहुत शुद्ध है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन इस पर राजनीति ये होती है कि गाय का मूत्र पी लो तो सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आप इससे एग्री? वो कब? लेकिन जब वो देसी चारा गाय जंगल में घूम के आए और चारा चरे, एक आदमी उसी के पीछे रहे, और पहले जो जंगल में घूमती थी वो चारा चरती थी। अभी भी यानी हिमाचल की तरफ आप इधर जाइए, जो गाय चरती हैं और वो यानी चरते चरते ऐसी वनस्पति खा लेती है कि उनको गर्म रहता है, उनको पानी ठंड लगती ही नहीं है। लेकिन और दूसरी जगह की स्टेट की गाय को यानी आपने देखा वो ठंड से कांपती हैं, उनको वो जड़ी बूटी नहीं मिल पाती है, और वो चरते चरते कितना ही पानी गिरता रहे। यहाँ पे भी ये हाल है, कितना ही पानी गिरता रहे, वो ऐसे चरते चरते ऐसी जड़ी बूटी खा लेती हैं। तो उनको तो क्या मानते हैं कि हाँ कि अगर वो चारा चरती हैं सही मायने में, तो यानी उसका मूत्र में जो दवाई का जो काम करेगी वो करेगी। लेकिन आजकल तो चारा कहीं नहीं मिल रहा गायों को। खूब मिल रहा है। वन विभाग ने पूरा डिपार्ट रोक के रख लिया है, तो अब कहाँ से कहाँ जाएंगी गाय, बताओ? सड़कों पे घूम हाँ, तो सड़कों पे भी अपने जो लठ मार रहे हैं सब दुकानदार और जो भी है, कचड़ा खाने को मजबूर। तो बस बंदर झपट के ले जाए तो कोई बात नहीं। अब गाय खड़ी है, वो तुमसे मांग रही है कि आधी रोटी दे दो, तो उसको देने का नहीं है। आप देख रहे हैं स्थिति, ये है हमारे देश की स्थिति। हर चीज़ पे राजनीति, गाय के नाम पे राजनीति। हालात कैसे हैं आप खुद ही देख सकते हैं, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है आप खुद देख सकते हैं। कोई सरकार नहीं कर रही है, कोई भी हो वो। ये कहिए, ये हमने राजस्थान में देखा, एक जगह गए थे, वो गाय के नाम पे, गौशाला के नाम पे 2 लाख रुपए वो सेंक्शन करा लेते हैं, और बस 10-15 दिन गाय रखे, और आपके जैसे जो इंस्पेक्टर आते हैं निरीक्षण करने, देखा हाँ भाई गाय है तो और 2 लाख और दे दो, हाँ बस, और फिर उनको दूसरे तीसरे दिन भगा दिया जाता है, जाओ घूमो। तो गौशाला बहुत है हमारे देश में, लेकिन गौशाला के हालात भी हमने हमारे वीडियोस में आपको बहुत दिखाए हैं। गौशाला में हर दिन जो गाय हैं वो मर रही हैं। गौशाला के भी हालात बहुत खराब है। यानी वहाँ कर्मचारी हैं वो मगर काम नहीं करेंगे, वो गोबर इतना पड़ा हुआ उठाते नहीं है, उसी में बैठी है गाय, वहीं मुँह कर रहे हैं, मगर सफाई साफ सफाई नाम कोई करते ही नहीं है। मर जाती है वहीं पे गाय, तड़प तड़प के, खाना नहीं मिल रहा उनको, पौष्टिक फूड नहीं मिल रहा है कुछ। लेकिन सेंक्शन वो करा लेंगे, हाँ 2 लाख रुपये दे दो इनको गाय के नाम पे। सबको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा मारा जा रहा है बस। ऊपर से अगर सैंक्शन हो जाता है नीचे वाले मार लेते हैं, ऊपर वालों को भी ये बात पता होती है। हाँ सब नहीं, सबका परसेंटेज बना है ना, मंत्री से लेके लेबर तक का, हमारा 10%, उसका 20%, उसका 40%, तो आते आते यहाँ पे हो जाता है बस 0। और क्या, अब 2000 मान लो 20,000 सेंक्शन हुआ, यहाँ से आते 2000 में क्या होगा? अच्छा, कुछ नहीं। ये बात तो सभी जानते हैं कि सबका परसेंटेज बंधा हुआ है, तो लोग सच क्यों नहीं बोलते और इस बात को मानने को तैयार नहीं है? कुछ अंधभक्त हैं जो ये अगर अभी सुनेंगे भी ना, लाइट में कोई नहीं आना चाहता ना। नहीं, अगर कुछ अंधभक्त हैं जो शायद आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गए हैं कि नहीं भाई जो सरकारें कर रही है वो सही है, या ये सरकार आई है तो उसके जो वॉलंटियर्स होंगे उनके साथ जो होंगे वो बोल देंगे कि नहीं ये तो सरकार कर रही है, लेकिन ये सब सबकी आंखों के सामने है और ये छुपा हुआ भी नहीं है किसी से। तो क्यों, मतलब पैसा, ये मैं आपको बता दूं, इसमें ये क्या बताएंगे, मैं आपको बता दूं, एक बस एक लालच है जो सबको पैसा मिल रहा है तो वो अपना मुंह बंद करके बैठे हैं। बस ये ओरिजिनल बात, ये है हकीकत। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं किया। हमारी छोटी सी कहानी है कि हमारे पिताजी रेलवे में केबिन में थे, जबलपुर डिवीज़न में। वो जब यानी ड्यूटी में थे, हम पढ़े लिखे, जब वो रिटायरमेंट हुआ तो नियम के अनुसार, वैसे यानी पढ़ाई की योग्यता के हिसाब से नहीं, पढ़ाई तो भलाई BSc किया है, मगर नियम था कि रेलवे के एक कर्मचारी को, एक लड़के को भर्ती, उस हिसाब से हमारी भर्ती उसमें हो गई। उनकी ड्यूटी थी जैसे पॉइंट्समैन मैंने यानी सिग्नल खींचने की केबिन की, हमारी ड्यूटी थी जब ट्रेन थ्रू जा रही तो उस साइड में खड़े होकर सिग्नल एक्सचेंज करना, मतलब आदान प्रदान करना, झंडी बताने वाला काम, सिग्नल में चिमनी रख के आना, ये काम था। लेकिन दुर्भाग्यवश कहो या जो भी कहो, यानी कुछ 3 साल के बाद में कुछ तबीयत बिगड़ी, तो हम मतलब वो तबीयत बिगड़े में ऐसे सोए, यानी जैसे कुंभकर्ण सो जाता है, जब उठे तो हमने पूछा भाई कितना तारीख हो गया, तो हम तो मार्च में जैसे सोए थे, मान लो तो दिसंबर हो गया, बोले यार। तो फिर हमको ऐसा लगा जैसे छोटे बच्चे को लगता है कि स्कूल लेट हो जाता है तो उसको भी ऐसा लगता है भाई टीचर मारेगा, डांटेगा, तो ऐसे हमको भी लगा कि जैसे हम ऑफिसर के पास जाएंगे तो हमका वो भी डांटेगा। तो बस उसी चक्कर में हमने गलत डिसीजन ले लिया। घर से तो निकल के अपने 6 फीट कागजात बनवा लिए थे पिताजी ने, मगर बस रास्ते में बस यही सोचे भाई अगर जाएँ कि नहीं जाएँ, जाएँ या नहीं जाएँ, लेकिन वो गलत डिसीजन ये लिया हम कि कौन डांट सुनेगा। तो फिर उसके बाद में हम ड्यूटी गए ही नहीं। अब जब ड्यूटी नहीं जा रहे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो मज़दूरी किया, मज़दूरी का हिसाब किताब तो मालूम ही है। तो ऐसे ऐसे समय कुछ दिन कटा, फिर मज़दूरी के बाद में और भी दूसरी जगह जैसे बिजनेस करके देखा,
तो सीधा सिंपल बिजनेस है, जब तक लेन देन सब तक ठीक है। कोई नेता आ गया वो दादागिरी जैसा गए मेरे को उधार देना ही पड़ेगा, तो हमने कहा भाई ये तो अपने बस की बात नहीं है। तो ऐसे मैं कई जगह अपन असफल रहे, समझ लो दुकानदारी में बिजनेस में असफल रहे, ऐसे दिन कटते गए। फिर कई बार ऐसा मतलब हो जाता था, यानी भगवान जैसे अपनी जुगाड़ लगा देता था कहीं भी काम में। फिर एक बार क्या हुआ, कहीं मैंने लगा ही नहीं जुगाड़, तब समझ में आया कि भाई जो अपन ने 2-4 महीने जो कमाया है मान लो ये ख़त्म होगा तो फिर भूखे मरने का नंबर आएगा। तो फिर किसी ने बताया अरे वैष्णो देवी में 24 घंटे भंडारा चलता है, तो हमने सोचा चलो वहाँ चलना चाहिए। तो वहाँ अपना वो रेलवे वाली ड्रेस पहन के और अपने आ गए। जैसे मान लो रास्ते में टीटी पूछेगा तो बता देंगे भाई मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ऐसा सोच के उस समय की बात ये सोच के। और फिर वहाँ 2-4 दिन। आपने बीएससी की, पढ़े लिखे इतने, फिर भी रोज़गार मिलने में इतनी दिक्कत? नहीं काहे की दिक्कत है, यानी वो बताया तो अभी कि भाई रेलवे कर्मचारी का नियम था वो तो था, लेकिन उसके बाद भी आपको रोज़गार नहीं मिला। चलिए वो आपने छोड़ दिया, आपने कोशिश की होगी ना। हमारी यानी नाकामी थी ना, क्या ना, हम जैसे भाई जब तक आपसे पढ़ रही है तुम कहे इधर आप, हाँ सरकार ये करो, हाँ, तो जब तक अपने को भाई अब तुम भी यानी ज़्यादा से ज़्यादा दबाओगे तो आदमी कहाँ तक सुनेगा। तो ऐसा कई जगह लगा, कई जगह छोड़ा, ऐसे करते रहे। और अच्छा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हमारे देश में इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या है, बेरोज़गारी है हमारे देश। बिल्कुल है, और जब से ये मशीनीकरण शुरू हुआ तब से तो और भी बेरोजगार हो गए। जो काम घंटों का था वो मिनटों में हो रहा है, लेकिन जहाँ 10 लेबर लग रही थी अब वो जैसे जेसीबी है तो 50 लेबर का एक साथ काम कर रहे थे। तो ऐसे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी और क्या। पढ़ा लिखा जो युवा है वो भी बेरोज़गार घूम रहा है, पढ़ लिख के भी MBA करके भी 5-5, 8-8 हज़ार की नौकरी करने के लिए वो मजबूर है। हाँ बिल्कुल सही है। तो बस मैं आपको जब भी मैं किसी से बात करती हूँ मेरा सिर्फ एक ही मोटिव होता है उनसे समझने का कि हम किधर जा रहे हैं, देश किधर जा रहा है, देशवासी किधर जा रहे हैं, लोग क्या करने को मजबूर हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इन सब का सुधार कैसे हो। मेरे पास जवाब इसका शायद नहीं है, लेकिन सरकार के पास है। सरकार के पास एक राइट है, हम उन्हें वोट देते हैं कि वो हमें आम जनता को एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, लेकिन शायद सरकार इसमें भी नाकाम है। कोई सी भी सरकार, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं ले रही। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।